नमस्ते। आज बहुत ही गंभीर विषय लेके आप सबके सामने आया हूँ। कहीं न कहीं यह खबर हम सबके लिए, जागने के लिए और सचेत होने के लिए एक चेतावनी की तरह है। कितना खतरनाक एक मॉड्यूल पटना में चल रहा था, इसका खुलासा कल हुआ। पीएफआई का एजेंडा इंडिया विजन 2047। आखिर ये क्या है इंडिया विजन 2047? उनके दस्तावेजों से खुलासा हुआ कि 2047 तक वो भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कई तरह की योजनाएं भी बनाई है और उन योजनाओं पर इनका काम भी चल रहा है। इन एक हेडलाइन में पढ़ता हूं जो कि ऑफ इंडिया का है। पीएफआई का खतरनाक एजेंडा इंडिया विजन 2047, इस्लामी सरकार बनाना, कायर हिंदुओं को, यह उनके डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है, हिंदुओं को कायर, कायर बहुसंख्यकवादी। आप समझ सकते हैं कि आपकी क्या औकात है उनके नजरों में। तो कायर हिंदुओं की हत्या के लिए हथियार का प्रशिक्षण, न्यायपालिका में घुसपैठ, मतलब कितना सुनियोजित ढंग से वो काम कर रहे हैं। न्यायपालिका में भी घुस के बैठने की उनकी योजना है, शासन में बैठने की योजना है, प्रशासन में बैठने की योजना है, और प्रशासन का तो एक अधिकारी उनके साथ आज गिरफ्तार हुआ है। पता नहीं और ऐसे कितने लोग उनमें उनके साथ होंगे। आज जो 3 गिरफ्तारियां हुई है उनमें एक व्यक्ति जो है वो झारखंड से रिटायर्ड एक एसआई है। किस सोच के साथ उसने इतने दिन तक सेवाएं दी होंगी? सेवाएं छोड़िए, उसने आतंकवाद ही फैलाया होगा जितने दिन भी वो सर्विस में काम किया है। प्रशासनिक सेवा में काम करना और इस प्रकार की सोच के लोगों को काम करना कितना खतरनाक है हम सब के लिए। वो वहां प्रशिक्षण दे रहा था हथियार चलाने का, चाकू चलाने का, छुरी चलाने का, बंदूक चलाने का। दस्तावेज में आगे भी कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है। इनमें एक हेडलाइन यह भी है, सरकार के साथ पूर्ण रूप से शक्ति प्रदर्शन की स्थिति में अपने प्रशिक्षित पीई कैडरों पर भरोसा करने के अलावा हमें मित्र इस्लामिक देशों से मदद की आवश्यकता होगी। मतलब विदेशी मदद के लिए भी वो तैयार हैं। यह साफ संकेत है हम सबके लिए कि हम सचेत हो जाएं। कहां कहां से उनके लिंक जुड़ रहे हैं। उनके इसी दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि तुर्की जो है उससे हमारे अच्छे संबंध हैं और उनसे मदद लिया जाएगा और उनसे संपर्क में भी है ये। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? और आगे लिखा गया है, पिछले कुछ वर्षों में पीएफआई ने इस्लाम के ध्वजवाहक तुर्की के साथ, जो मैं बता रहा था अभी आपको, तुर्की के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित किए हैं। इनके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कुछ अन्य इस्लामी मुल्कों के साथ विश्वसनीय दोस्ती बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। मतलब वो इस पर कार्यरत हैं और भी देशों के साथ। तुर्की के साथ उन्होंने ऐसा संबंध स्थापित कर लिया है और अन्य देशों के साथ उनका प्रयास जारी है, ऐसा उनके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। सोचिए कितनी खतरनाक योजना पे ये लोग काम कर रहे हैं और आगे हमारे देश की स्थिति क्या होने वाली है। ये विचार करने योग्य बातें हैं। और अगर आज हम सचेत नहीं होते हैं तो कल का दिन हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इस बात को लिख के रख लीजिए। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में कैसी कैसी खबरें आई है, किस प्रकार से कन्हैया कुमार की हत्या भी नहीं कह सकते, उसको संहार कह सकते, उन किस प्रकार से उनके गर्दन को उड़ाया गया है। कितनी बेरहम मॉडल है ये। और अगर हम आज सचेत नहीं हुए तो कल हम सबके साथ यही होने वाला है। इस बात को लिख के रख लो। इतिहास में भी ऐसा ही हुआ है और भविष्य में भी अगर हम सचेत नहीं हुए तो ऐसा ही होगा, क्योंकि उनका नेचर यही है। वो इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसी चीजों का प्रशिक्षण दे रहे हैं। और इससे भी बढ़ के एक खबर आई
जो कि और भी हैरान करने वाली है। वो खबर क्या है कि पटना के एसएसपी ने यह बयान दिया है कि वहां जो प्रशिक्षण चल रहा था वो आरएसएस की शाखाओं की तरह थी। मतलब आरएसएस की शाखा में पटना के उस एसएसपी ने कब देखा कि चाकू चलाने का, छुरी चलाने का और हथियार बंदूक चलाने की प्रशिक्षण दी जाती है और देश को बर्बाद करने की योजना बनाई जाती है और विदेशी मुल्कों के साथ संबंध स्थापित किए जाते हैं ताकि इस देश को बर्बाद किया जा सके। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि प्रशासनिक सेवा में बैठे हुए, महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति के द्वारा ऐसी टिप्पणी की जाती है, और वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, तब जब भाजपा वहां की सरकार चला रही हो। हम सरकार चला रही हो ये बोलेंगे, हम यह नहीं बोलेंगे कि सरकार में शामिल हैं, क्योंकि आप 80 सीट के साथ हैं और जो दूसरी पार्टी है वो आपके साथ 45 सीटों के साथ है। तो 80 और 45 में बहुत ज्यादा फर्क होता है। यह फर्क आपकी कार्यप्रणाली में भी दिखनी चाहिए, जो कि दिख नहीं रही है। आप क्यों बैठे हुए हैं इस सरकार में मुझे नहीं पता। क्या आप सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं? अगर आपका उद्देश्य यही है तब तो बढ़िया है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, आप बैठिए और बैठ के मलाई खाइए। लेकिन यदि विचारधारा को लेकर के आप 10% भी संजीदा हैं, मैं कहता हूं 10% भी यदि संजीदा हैं, तो आज के आज उस एसएसपी को अपने पद से बर्खास्त कर देना चाहिए था। क्या इतनी भी आपकी औकात नहीं है इस सरकार में कि आप ऐसा कदम ले कर सकें? ये हेडलाइन, इसके लिए भी मैं जो हेडलाइन है वो पढ़ रहा हूं, ऑफ इंडिया का हेडलाइन है ये। पटना के एसएसपी ने आरएसएस की तुलना इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पीएफआई से की, जैसा मैंने बताया अभी आपको। और बीजेपी ने किया बर्खास्त करने की मांग, कहा राजनीति करनी है तो पद से दे इस्तीफा। मतलब सरकार जो है एक अधिकारी को कह रही है कि आप इस्तीफा दे दें, ये विनती कर रही है। इसको विनती ही कहेंगे। आपके दो दो उप मुख्यमंत्री उस राज्य में हैं, ज्यादातर मंत्री आपकी पार्टी से हैं। आप किससे मांग कर रहे हैं? बर्खास्त करने की मांग मतलब आप भीख मांग रहे हैं क्या? अरे 10% भी लज्जा यदि आपके अंदर बची हो, विचारधारा बची हो, तो आप अभी कभी बर्खास्त कीजिए उसको, और वरना इस सरकार से इस्तीफा दीजिए, समर्थन वापस लीजिए इस सरकार से और बनने दीजिए जिसकी सरकार बननी है। इस सरकार में सत्ता की मलाई खाने के लिए आपको नहीं बिठाया गया है। सबसे अधिक सीटें देकर के आपको सत्ता की मलाई खाने के लिए नहीं भेजी गई है। आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं राज्य की। उन अपेक्षाओं पर यदि आप 20 साल के बाद भी खड़े नहीं उतर सकते हैं तो लानत है ऐसी सरकार चलाने पे। सरकार के पदाधिकारी सोचें और विचार करें। पिछले कुछ दिनों में कई अन्य विषय भी निकल के आए जो कि बहुत ही खतरनाक थे। अभी अभी हमने देखा, 2 दिन पहले ही एक मामला निकल के आया है जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, जिसका कि नाम लेने में भी हमें शर्म आती है, हामिद अंसारी, उसने कैसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे रहते हुए देश के खिलाफ साजिश रची है। किस प्रकार से देश को गुमराह करने के लिए उसने साजिश रची, देश को बर्बाद करने के लिए उसने साजिश रची। साजिश ही नहीं रची, कई कदम भी उसने उठाए। ये बहुत ही खतरनाक है। और किस बात का इंतजार हम कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हमें एक होना पड़ेगा। ये लोग स्थापित होने में लगे हुए हैं, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग पदों पे, अलग अलग क्षेत्रों में अपने आप को स्थापित करने की दिशा में ये काम कर रहे हैं। यदि हम आज सतर्क नहीं हुए, यदि हम आज एक नहीं हुए और सही दिशा में यदि हमने कदम उठाना प्रारंभ नहीं किया, तो हमारा कल बहुत ही विनाशकारी होने वाला है। इस बात को हमें लिख के रखना होगा। मैं भी बहुत लंबे समय से आप सबके सामने नहीं आ रहा था, लेकिन
कहीं ना कहीं इस विषय ने मुझे झकझोर दिया और मुझे मजबूर किया कि मैं आप सबके सामने अपने विचार को रखूं, वरना यह भी मेरी भी कायरता होती कहीं ना कहीं। और हम सबको अपने विचारों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रखना पड़ेगा, एग्रेसिवली रखना पड़ेगा। और नहीं रखते हैं तो हमारा कल जैसा ये लिख रहे हैं, जैसा ये बता रहे हैं, वैसा ही होने वाला है। फिर आप अपने वैभवशाली इतिहास पर गर्व करते रहिएगा और गर्व करने के अलावा हमारे पास कुछ बच नहीं जाएगा। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जहां जहां भी हम थोड़े भी कमजोर हैं वहां हमारे साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। जब विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल्स बनाई तो यह कहा गया कि यह संघीय एजेंडा को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन हमने देख लिया कि उदयपुर में कैसी घटना हुई और करने वाला कौन था। उसका खास मित्र जो कि वर्षों से उसके घर आता था, जाता था, और वो कन्हैया लाल भी सेकुलरिज्म के चोले में ही बैठा हुआ था। और इस सेकुलरिज्म का नतीजा क्या होता है यह पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा। ऐसी ही घटना महाराष्ट्र से भी निकल के आई। वहां भी करने वाला कोई और नहीं था, उसका घरेलू मित्र था, घर आने जाने वाला था, घरेलू रिश्ते थे उसके साथ। जब कश्मीर फाइल में दिखाई गई ये बातें तो कहा जाने लगा कि ये तो एक फिक्शन है, बनावटी कथाएं हैं, अपने मन से कुछ दिखा रहे हैं विवेक अग्निहोत्री, संघीय एजेंडा चला रहे हैं, ऐसा भी कहा गया। लेकिन आज तो हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं इन्हीं चीजों को। और किस बात का इंतजार हम करेंगे? कब तक करेंगे? कब तक हम ऐसे दबते रहें, मरते रहें? कितनी मौतों का इंतजार है आपको? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।